ये वीडियो है एक लाइव मर्डर कमेंट्री का जो फेसबुक पर की जा रही थी ग्वालियर के कैप्टन रूप सिंह क्रिकेट स्टेडियम के बिल्कुल सामने। मेरे दोनों जो मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भग गई थी 6 महीने से। आज मेरे ऊपर झूठा केस लगाने आई। उसकी तुम आते जाओ, उसके तो मैं पैर तोड़ लाऊंगा। हाँ मेरी बीवी है भाई साहब, झूठा केस लगा दिया। कई लड़कों के साथ रुकी है, कई लड़कों के साथ होटल में। भाई साहब मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, तुम लोगों से हमें कोई मैटर नहीं है। तुम कहोगी कि हाँ बाबू तुमने करे भलो, मैं जेल काट आऊंगा, काट लेंगे मैं तो फिर। इसके साथ अभी लड़के बच गए, इसके साथ अंकुश पाठक और कल्लू। तो स्टेडियम के सामने बैठा ये शख्स पहले तो इस महिला को टेम्पू से हाथ पकड़कर बाहर निकालता है, उसके साथ लड़ाई करता है और फिर अपनी बैग से बंदूक निकालकर उसके ऊपर एक के बाद एक गोलियां चला देता है। गोलियों की आवाज़ सुनकर आसपास के लोगों में दहशत फैल जाती है और वो भागकर दूर खड़े हो जाते हैं। गोलियां लगने के कारण वो महिला सड़क पे ही गिर जाती है। उसके बाद भी ये शख्स भागता नहीं है बल्कि उसी महिला के सामने जाकर दीवार का सहारा लेकर बैठ जाता है और दूर खड़े लोगों से कहता है कि मेरी आप लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, आप नज़दीक आ सकते हैं। उसके बाद इसे लगता है कि इस महिला की अभी भी सांस चल रही है, तो वो दोबारा खड़ा होता है और एक गोली और चला देता है। इस तरह से वो उस पर 5 गोलियां चला देता है, जिसमें से कुछ उसके मुंह पे, कुछ सर में और कुछ गले पे लगती हैं और एक गोली सड़क में धंस जाती है। उसके बाद भी उस महिला की सांसें चल रही होती है, लेकिन आसपास खड़े लोगों में हिम्मत नहीं होती है कि वो इसे उठाकर अस्पताल ले जा सके। उसके बाद वो अपना फ़ोन निकालता है और फेसबुक पर लाइव करके इस मर्डर की लाइव कमेंट्री के द्वारा जानकारी देने लगता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस पहुँचती है, लेकिन पुलिस भी जब देखती है कि वो बंदूक लिए बैठा है तो पुलिस भी हिम्मत नहीं कर पाती है उसके पास जाने के लिए। फिर पुलिस उसे सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वो मानता नहीं है। तो पुलिस फिर अपनी बंदूक से गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन गोली चलती नहीं है। उसके बाद वो फिर टीयर गैस से गोली चलाते हैं, जिसका सेल उसकी पैर पे लगता है, जिसकी वजह से वो वहाँ से खड़ा होकर एक खंबे के पीछे छिप जाता है। उसके बाद भी वो सरेंडर नहीं करता है, बल्कि अपनी बंदूक अपनी कनपटी पर रखकर कहता है अगर नज़दीक आओगे तो मैं गोली चला के मर जाऊँगा। इसके बाद उस पर पत्थर वगैरह फेंक कर उसे आधे घंटे बाद उस पर काबू पाया जाता है और उसके बाद वहाँ पर खड़े लोग और पुलिस मिलकर लाठी डंडों और लात घूसों से उसकी बेरहमी से पिटाई करते हैं और फिर उसे टांग कर वहाँ पर पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। यह तो आपने न्यूज़ और सोशल मीडिया में देखा होगा, लेकिन इस मर्डर के पीछे का कारण क्या है, इसे समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलेंगे और शुरुआत से शुरू करेंगे। तो 2015 में झांसी के गोटीराम से नंदनी की शादी होती है। तो उसके बाद नंदनी अपनी पति गोटीराम के साथ झांसी में रहने लगती है और सबकी तरह गोटीराम के भी 3 दोस्त थे, गणेश, जुनेद और फिरोज। तो दोस्ती होने के कारण उनका घर पे भी आना जाना था। तो इसी तरह से नंदनी की भी उनसे मुलाकात हो जाती है और कई बार मुलाकात होने के बाद पहले तो उनकी उससे दोस्ती होती है और फिर वो दोस्ती प्यार में बदल जाती है। इस तरह से नंदनी की जिंदगी में अब 4 लोग आ जाते हैं, उसका पति गोटीराम और उसके 3 प्रेमी जुनेद, गणेश और फिरोज। इसी तरह से 1 से 1.5 साल तक चलता है। उसके बाद नंदनी को बच्चा होने वाला था, उसे जिला अस्पताल ले जाया जाता है, जहाँ पर उसे एक लड़का पैदा होता है, लेकिन वो कमज़ोर था तो उसे SNU में भर्ती कराया जाता है। लेकिन वो अगले ही दिन उसे वहीं पर छोड़कर उसकी माँ वहाँ से निकल जाती है और 24 घंटे गायब रहने के बाद कलेक्ट्रेट पहुँचती है, जहाँ पर वो अपने पति के खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज करवाती है कि उसका पति उसे वेश्यावृत्ति कराने के लिए मजबूर कर रहा है और साथ ही गांव के भी कुछ लोगों का नाम बताती है कि उनसे उसे जान का खतरा है। उसके बाद वहां का DPO अधिकारी उसे सुरक्षा का वादा करता है और उसे जिला अस्पताल वापस छोड़ देता है। लेकिन वो अगले दिन दोपहर में फिर से अपने बच्चे को अकेला छोड़कर वहां से निकल जाती है और कोतवाली पहुंच जाती है, जहां पर शिकायत करती है कि उसका पति शराब पीकर उसकी मार पिटाई करता है, इसलिए वो अब अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती, उसे तलाक चाहिए। तो कोतवाली पुलिस उसका आवेदन जांच करने के लिए ले लेती है, लेकिन उसके बाद भी वो जिला अस्पताल नहीं पहुंचती है, बल्कि कहीं और ही चली जाती है और कुछ दिनों बाद अपने घर लौटती है। उसके बाद कुछ दिनों तक तो घर में तनाव का माहौल रहता है।
लेकिन फिर वापस से सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन तभी नंदिनी की जिंदगी में एक और शख्स आता है जिसका नाम था निमलेश सेन। उससे भी नंदिनी की पहले दोस्ती होती है और फिर उससे प्यार हो जाता है। तो इस तरह से नंदिनी की जिंदगी में अब 5 लोग आ चुके थे, 1 पति और 4 प्रेमी। तो इस नए प्रेमी आने के कारण पहले के 3 प्रेमी थे उन्हें बुरा लग जाता है। तो 2017 के आसपास वो ये फैसला करते हैं कि इस नए प्रेमी को वो रास्ते से हटा देंगे और आगे जाकर इस प्लान में नंदिनी भी शामिल हो जाती है। तो उसके बाद वो चारों मिलकर निमलेश को एक सुनसान जगह पर बुलाते हैं और वहाँ पर लाठी डंडों से उसकी पिटाई करते हैं और पत्थर से उसका मुंह और सर कुचल कर उसे मार देते हैं और वहाँ से फरार हो जाते हैं। लेकिन जब निमलेश अपने घर नहीं पहुँचता है तो उसके घर वाले उसकी मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तो उसके बाद पुलिस उसकी बॉडी को ढूंढ लेती है और छानबीन करते करते इन चारों कातिलों के पास भी पहुंच जाती है। तो फिर इन चारों पे मर्डर का इल्जाम लगता है और इन चारों को जेल की सजा होती है, जिसमें नंदिनी को 4 साल 6 महीने की जेल होती है। और ये नंदिनी 4 साल की सजा पूरी करने के बाद 2022 के आसपास जेल से रिहा होती है और बाहर निकलने के बाद ये फैसला करती है कि वो अब अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेगी। इसलिए वो फैसला करती है कि अपने गांव या ससुराल नहीं जाएगी, क्योंकि वहाँ पर इसके जानकार और रिश्तेदार थे और उन्हें ये पता था कि ये मर्डर के जुर्म में जेल जाकर आई है। इसलिए वो ग्वालियर में ही रहने का फैसला करती है और वहीं पर एक ब्यूटी पार्लर भी खोल लेती है। इसी बीच वो सोशल मीडिया पे भी एक्टिव होती है, जहाँ पर वो रील वगैरह डालने लगती है। और इस तरह से उन दिनों अरविंद भी सोशल मीडिया पे एक्टिव होता है। और अरविंद की कहानी ये है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके 2 या 3 बच्चे हैं और पूजा ठाकुर नाम की एक उसकी प्रेमिका भी है। और इसी सोशल मीडिया के जरिए अरविंद और नंदिनी दोनों की पहली दोस्ती होती है और फिर दोनों में प्यार हो जाता है। और 6 महीने रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों आर्य समाज मंदिर में शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी से पहले दोनों अपने पास्ट के बारे में नहीं बताते हैं। ना ही तो अरविंद बताता है कि उसकी शादी हो चुकी है, उसके बच्चे हैं और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। और ना ही नंदिनी बताती है कि उसकी भी शादी हो चुकी है और उसके 4 प्रेमी भी थे, जिसमें से उसने एक प्रेमी को मार भी डाला और उसके जुर्म में वो 4 साल जेल में भी रह के आई है। खैर, शादी होने के बाद कुछ दिनों तक तो ठीक चलता है, लेकिन थोड़े दिनों बाद ही दोनों के अतीत के बारे में एक दूसरे को धीरे धीरे पता लगने लगता है और इसी वजह से दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अरविंद को लगता है कि नंदिनी ने उसके साथ धोखा किया है और नंदिनी को लगता है कि अरविंद ने उसके साथ धोखा किया है। इसी तरह से दोनों की लड़ाइयाँ बढ़ने लगती हैं और दोनों एक दूसरे को मरने मारने तक की धमकियाँ देने लगते हैं। लेकिन ये मामला ज़्यादा तब बढ़ जाता है जब 2024 में नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपने पति अरविंद के खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज करवा देती है कि उसके पति अरविंद ने उस पर गाड़ी चढ़ाकर उसे मारने की कोशिश की है। तो पुलिस भी तुरंत कार्रवाई करते हुए अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्ज में उसे जेल में डाल देती है। उसके बाद अरविंद कुछ महीने जेल में ही रहता है। लेकिन उसके बाद अरविंद के कुछ दोस्त नंदिनी के पास पहुंचते हैं और उससे बातचीत करते हैं और दोनों में समझौता कराने की कोशिश करते हैं। तो उसके बाद नंदिनी मान जाती है और अपनी FIR वापस ले लेती है। तो नंदिनी के FIR लेने से पुलिस अरविंद को रिहा कर देती है और अरविंद के बाहर आने के बाद अरविंद और नंदिनी दोनों सिचुएशन को ठीक करने की कोशिश करते हैं और ऐसा उनकी कॉल रिकॉर्डिंग सुनकर लगता भी है। गाड़ी नहीं चढ़ाते, 2 बार मारने की कोशिश नहीं करते। ठीक है बाबू, गलती हो गई यार बच्चा, अब आइंदा गलती नहीं होगी। माँ की कसम, खाटू श्याम बाबा की कसम खा रहा हूँ, काली जी की कसम, कभी गलती नहीं होगी यार आज के बाद। यार बच्चा, आज के बाद मैं तुमसे कभी तय करके भी बोल जाऊं, गुस्से में चिल्ला के भी बोल जाऊं, तो उसका मैं जवाबदार हूँ। और बोलो, अरे चिल्लाने की छोड़ो, तुमने तो बहुत मारा और हमने इतना सहा है ना, हाथ से ज्यादा तुम्हारे हाथ पाँव सब जोड़ लाए, सब हर तरीके से तुमको समझा के देख लिया, तुम सुधरे ही नहीं। लास्ट ऑप्शन तुमने, और पता है सबको क्या लग रहा है कि ना मैं गलत हूँ, मैंने छोड़ दिया पति को। मैंने नहीं छोड़ा, तुमने मजबूर किया, हमारे पास रास्ता ही नहीं बचने दिया क्या छोड़ने के अलावा। तो बच्चा यार, अब कुछ नहीं बिगड़ा। कोई दुनिया थोड़ी अपने खावे देगी, अपन दोनों खाएंगे कमाएंगे। दुनिया थोड़ी आ रही पे संगे रहे, तो अपन ने करने सब कछु यार बाबू बेटू। ऐसे ही वो पूजा है, वो अलग धमकी दे रही, तुम्हारे नाम की ID बना रखी है कि मैं तेरे नंगे फोटो वायरल करूंगी और तुम्हारे पति ने मुझे दिए। तो क्या ये चीजें हमें अच्छी लगती थी? बताओ, ऐसा होता है क्या पति के? तुम मुझसे कुछ बोल भी नहीं पाए। अरे तो उसकी तुम्हारा तो जाओ, उसके तो मैं पैर थोड़े आऊंगा,
तुम कहोगी कि हाँ बाबू तुमने करे भले मैं जेल काट आऊंगा काट ले मैं तो फिर तुम्हारी कसम खा रहा हूँ अगर मैंने तुम्हें सच्चा प्यार करूंगा तो बाकी घोड़े तोड़ के और तुम्हारे संगे रहूंगा जेल भी काटे आऊंगा फिर मैं। अरे मुझे नहीं तोड़वाना यार किसी के पैर वैर, ऐसा नहीं होता जैसे तुम लोग कर रहे हो। सब लोग पता है दोनों मिलके खेल रहे हो। मैं साथ पिछले 3 साल से तुम्हें मना कर रही हूँ, उसको मना कर रही हूँ, सबके हाथ पैर जोड़ लिए, कोई मानता ही नहीं। वो मुझे फोन लगा रही है कि वो तेरी लुगाई फोटो डाल रही है, मैं उसकी रिपोर्ट डाल दूंगी। हाँ डाल देना, हम तो चाहते हैं कि डाले, क्योंकि मैं भी तो दिखाऊंगी पुलिस वालों को कि जी हमें कैसे धमकी दे रही है कि हम तुम्हारे नंगे फोटो वायरल करेंगे। कोई ऐसे सोशल मीडिया पे वायरल नहीं कर सकता मेरे फोटो, ठीक है ना। और मैं डाल सकती हूँ क्योंकि मैंने शादी कर रखी तुमसे, मैं तुम्हारे फोटो डाल सकती हूँ। और उसके क्यों बुला रही हूँ, तुम्हें क्यों बुलाती है? तो वो जो कह रही है तुम दोनों को फंसा दूंगी मैं, तुम दोनों फंसोगे, तू उसको बोल रहा है डालने के लिए, तय डाल रही होगी वो। मैं तो डालूंगी। मुझे तो जहाँ पे कोई सपोर्ट करेगा मैं तो वहाँ डालूंगी, और क्या। तो भाई तो कह रहा हूँ बच्चा यार बाबू कोई दिक्कत कोई नहीं समझता मुझे, ठीक है ना। तुमने समझा कभी ना, कोई नहीं समझता। और कोई समझेगा क्यों जब तुम ही नहीं समझते थे तो बाबू मैं तो समझ रहा हूँ यार बाबू, मैं तो तुम्हें इतनी इज्जत दूंगा कि तुम भी ये कहोगी कि बाबू ने दी इज्जत मुझे। तुम कोई इज्जत विज्जत नहीं देते हो, ठीक है ना। तुम कैसे बात करते हो, तुम्हारे फोन में हमारा नंबर कैसे सेव होता है हमें सब पता है, मत बताया करो यार। गुस्से में बाबू पुरानी बातें हो गई यार, तुम उस बातों को छोड़ो। बहुत सारी और कुछ हद तक सिचुएशन ठीक भी हो जाती है और सब कुछ थोड़ा नॉर्मल भी हो जाता है। लेकिन तभी अरविंद को पता चलता है कि नंदिनी का तो अभी भी 2 लड़कों के साथ अफेयर चल रहा है, जिनका वो मर्डर करते समय भी नाम ले रहा था। ये मेरी पत्नी है और मेरे ऊपर झूठा केस लगाया। कल्लू नाम है, वो लड़का खड़ा है पीछे, कल्लू और अंकुश पाठक, उनके साथ ये भाग गई। कल्लू और अंकुश पाठक, ये पता चलने के बाद तो अरविंद और नंदिनी दोनों के बीच इतनी ज़्यादा सिचुएशन खराब होने लगती है कि दोनों एक दूसरे को ओपनली मरने मारने की धमकियां देने लगती हैं और सोशल मीडिया पे भी इसे पोस्ट करने लगते हैं। इधर से नंदिनी कहती है कि अगर मेरी मौत होती है तो उसका अरविंद जिम्मेवार है, और उधर से अरविंद कहता है कि अगर मेरी मौत होती है तो नंदिनी जिम्मेवार है। तो इस तरह से वो दोनों एक दूसरे से इतनी दूरियां बनाने लग जाते हैं कि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं। इस तरह से इन लोगों की तो दूरियां बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ ही इनकी कुछ लोगों के साथ नज़दीकियां बढ़ रही थी, जैसे अरविंद की पूजा ठाकुर के साथ और नंदिनी की कल्लू और अंकुश के साथ। और यही नज़दीकियां शायद अरविंद और नंदिनी दोनों की दुश्मनी का कारण भी थी। खैर 9 सितंबर को नंदिनी पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और अपने पति और उसकी प्रेमिका पूजा ठाकुर के खिलाफ ये कंप्लेन दर्ज करवाती है कि वो उसकी AI के द्वारा अश्लील वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रहे हैं और उसे धमकी भी दे रहे हैं। और यही बात नंदिनी मीडिया को भी बताती है 9 सितंबर को, अपनी मौत से 3 दिन पहले। मैं ब्लैकमेलिंग की शिकायत लेके आई हूँ। हमारे हस्बैंड हैं जो वो AI से मेरे फोटो मतलब ऐसे गंदे करके न्यूड पिक बना के वायरल कर रहे हैं। और उनकी जो GF है पूजा परिहार, जो कि अजयगढ़ की है, फिलहाल निवास वो ग्वालियर में करती है, जो उनकी GF है। और उसको एक बेटा है इसका, और इसकी पहली वाइफ भी है, जिसकी शिकायत मैंने 2024 में करी थी। उसके बाद जैसे हम थाने से बाहर निकले तो गाड़ी चढ़ा दी थी अरविंद ने मेरे ऊपर। फिर उसके बाद अभी वो जेल से निकल आया तो अभी पोस्ट पे पोस्ट करते जा रहा है, और मतलब हमारे गाँव वालों को मतलब आपत्ति ऐसे मतलब बहुत गंदा गंदा लिख रहा है कि ना तुम राजीनामा कर लो, मेरे साथ रह लो, राजीनामा कर लो। और वो मैं नहीं करना चाहती और ना मैं रहना चाहती। जो गाड़ी चढ़ाई थी उन्होंने मेरे ऊपर उसका, हाँ, अरविंद परिहार 2023 में। हाँ, वो वीडियो मैं बता रही हूँ, मैं MP में भी नहीं थी, मैं छत्तीसगढ़ में थी उस समय। मेरा झगड़ा हुआ था तो इन्होंने बोला था कि मैं अब पूजा परिहार से कभी नहीं मिलूंगा। तो मैंने कहा तुम मतलब मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो कि तुम गू खाने लगे हो, मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे साथ। तो इनने थोड़ी देर बाद वो वीडियो मुझे खुद से सेंड किया था और ये बोला था कि बाबू मैं सुधर गया हूँ, जिसका मैसेज मेरे पास अभी भी है और मेरे पास वो फोटोज वीडियो सारे हैं। हाँ, मानसिक तौर। और मेरी जो मतलब भाभी है मतलब हमारे टच में, तो वो हमारा सपोर्ट करती है। उनके 2 बच्चे हैं बड़े बड़े, वो कंपनी में जॉब करते हैं। तो उनकी लड़की के लिए ऐसे लिखते हैं ये धंधा करती है, और मेरे लिए भी, उनकी मम्मी के लिए भी, मतलब जो जो मतलब मेरे सपोर्ट में खड़ा हो रहा है उन सबको ऐसे ही बोल रहा है। मैंने आर्य समाज से शादी की थी।
हाँ, लेकिन उन्होंने बताया नहीं था। और इसकी शिकायत मैंने सिरोल थाने में 2024 को जैसे ही पता चला था तो करी थी। हाँ करी है। वो ये बोल रहे हैं कि सिरोल थाने आप चली जाओ और कंप्लेन कर देना, वो कर लेंगे। जबकि हम पहले भी गए थे, आवेदन दे के निकले थे, तो हमारी जनहानि हुई थी, हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो अरविंद को इस बात का पता चल जाता है कि नंदिनी ने उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाई है, तो वो उस पर नज़र रखनी शुरू कर देता है। तो उसके 3 दिन बाद 12 सितंबर को नंदिनी और उसके 2 प्रेमी कल्लू और अंकुश मिलकर साइबर सेल में जाते हैं अरविंद के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवाने के लिए। लेकिन इस बात का पता अरविंद को चल जाता है और वो इनका पीछा करने लग जाता है। और जब ये कंप्लेन कराकर साइबर सेल से निकलकर स्टेडियम तक पहुंचते हैं, तब तक अरविंद इनके पास आ जाता है और इनके टेम्पो से नंदिनी का हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लेता है। और उसके बाद क्या होता है ये मैंने आपको शुरुआत में बताया ही था। इसके बाद अरविंद को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और नंदिनी को अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन उसकी रास्ते में ही एम्बुलेंस में मौत हो जाती है। उसके बाद उसका पोस्टमार्टम करवाया जाता है। पोस्टमार्टम करवाने के बाद जब उसकी बॉडी उसके घर वालों को सौंपी जाती है तो उसे लेने से मना कर देते हैं। तो फिर इसके दोनों प्रेमी आगे आते हैं उसकी बॉडी लेने के लिए, लेकिन पुलिस ऐसे किसी को बिना रिश्तेदार की बॉडी दे नहीं सकती। तो फिर पुलिस वाले उनके पिता से ही बॉडी लेने के लिए बातचीत करते हैं और बातचीत के बाद उसके पिता मान जाते हैं और बॉडी ले लेते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। साइबर सेल में नंदिनी के साथ जो 2 प्रेमी गए थे, उनमें से एक प्रेमी का मीडिया में इंटरव्यू भी आता है, जिसमें वो बताता है कि गोली चलने के बाद टेम्पो वाला उसे वहां से भगाकर ले गया था। हम एसपी ऑफिस साइबर क्राइम में आवेदन देके आ रहे थे, क्योंकि अरविंद परिहार है जो झूठी पोस्ट कर रहा था। तो जैसे ही हम लौट रहे थे तो उसने हमें देख लिया, तो ऑटो में हम लोग बैठ रखे थे, तो ऑटो के पीछे आया। तो ऑटो के पीछे आते आते क्या हुआ, हमने भैया को बोला आप ऑटो मत रोको, आप चलो। तो उन्होंने दूसरी जगह ऑटो मोड़ दी, ये अपना रूप सिंह स्टेडियम के साइड। तो वो एक ऑटो से और पीछे आया, तो ऑटो जब एक साथ में जब आई तो वो हमारी ऑटो में उनको हाथ पकड़ के गिरा लिया। और तो उसके डर की वजह से ऑटो वाले ने, मैं ऑटो में बैठा था तो ऑटो वाला तेजी में निकल गया और सारे लड़के भाग गए थे। तो मैं बच गया, उसने मुझ पर ही फायरिंग करने की कोशिश की थी। मेरा फ्रेंड था साथ में और 2 लड़के भी थे जो स्टेशन जा रहे थे, अलग बैठे हुए। मेरा फ्रेंड था वो उसका नंदलाल पांचा। मैं जे हरियाणा रहता हूँ, जॉब करता हूँ हरियाणा में। जी हम भाभी मानते थे। हाँ फैमिली रहती थी, हमारी फैमिली के साथ रहते थे। वो बैग में लेके आया था, बैग में लेके आया था। जब उसने ऑटो जब एक साथ में लगी तो उसने निकाल लिया था। तो हाँ मेरे सामने मारी। उसने कम से कम 5 से 6 राउंड फायर किए। मैं ऑटो में बैठा रह गया तो वो नीचे गिरा लिया था, तो उसने फायरिंग की। उसके बाद वो ऑटो वाले भैया कहीं नहीं रुके, ना मेरे को उतरने दिया ना कुछ किया। नहीं वो तो ये कह रहा था तू तो रुक, मैं बता रहा हूँ तुझे। नहीं हाँ पहले धमकाता था उनको, उससे पहले उनके बाद डेली कॉल करता था वो, बट वो उठाते नहीं थे कि मैं तुझे मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन वो कॉल नहीं उठाते। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि वो भीड़ में वहीं पर खड़ा रहकर सब कुछ देख रहा था। तो आपका इस केस के बारे में क्या कहना है, हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पिछले एक वीडियो में सुनीता कुमारी ने कमेंट किया है जिसमें उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही है। तो यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।